आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारी एक नई शुरुआत है अपना इस YouTube चैनल के ऊपर, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप सबकी सहायता करने की हिम्मत प्रदान करें, संबल प्रदान करें, और मैं आपके और अच्छे तरीके से इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी सहायता कर सकूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले प्रत्येक बच्चे की समस्या होती है कि जितनी उनकी तैयारी होती है उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम हॉल के अंदर उतना अच्छा नहीं आ पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम कोई भी टेस्ट सीरीज हल करते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारे एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और एकदम से हमारा जो परफॉर्मेंस आना चाहिए उससे काफ़ी नीचे हमारा परफॉर्मेंस आ पाता है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ों को रिवाइज़ कैसे करना चाहिए। देखो, हम साल से 6 महीने से और हम 1.5 साल से 2 साल से हम तैयारी कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा डीपली भी हम तैयारी करते हैं। किसी भी हर टॉपिक की हम गहराई तक जाते हैं हम। लेकिन अगर एग्ज़ाम से 5 दिन पहले उन चीज़ों को हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो हमारी पहले की मेहनत है वो काफ़ी हद तक उसका असर कम हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। मतलब कि जो हमारी पहले की तैयारी है उसको हम 4-5 दिन के भीतर हमें रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले पूरा कोर्स हम रिवाइज़ कर सकें। अब उसके लिए हमें केवल जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, अलग अलग पार्ट्स आते हैं, जैसे राजस्थान जी की आ गई, एसएसटी आ गया, मेंटल एबिलिटी आ गई, या फिर अपने इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य साइको वगैरह आ गई। इन सबको पहले तो अलग अलग टाइम निर्धारित करो कि एसएसटी 1 दिन में, साइको को 4 घंटे देने हैं, इसको 2 घंटे देने हैं, इसको 8 घंटे देने हैं, इसको 1.5 दिन, इसको 2 दिन। इस हिसाब से हमें टाइम है वो उनको अलग अलग पार्ट के अंदर बांटना चाहिए 4 दिन का, ठीक है। और उसके बाद में उस टाइम के अंदर हमें केवल जो मेन पॉइंट है ना उन्हें आंखों से पढ़ने हैं, ना कि उनको लाइन से मुंह से बोल बोल के पढ़ने हैं। केवल अपने को पॉइंट देखना है और पॉइंट के अंदर अपने को मन ही मन रिवाइज करना है कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या याद है और क्या याद नहीं है, उसको हमें रिवाइज करना है। बस मेन में जो पॉइंट है ना उनको देखना एक चीज, तभी हमारा 4 दिन के अंदर पूरा कोर्स है वो रिवाइज हो पाएगा। वरना तो आप 2 घंटे के अंदर एक टॉपिक रिवाइज होगा, फिर प्रेशर आएगा कि अरे 4 दिन के अंदर पूरा कोर्स कैसे रिवाइज होगा, तो वो संभव है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये तो हो गया अपने कोर्स रिवाइज की बात की। लास्ट के 4 दिन है एग्जाम से पहले के 4 से 5 दिन के बीच में अपना पूरा कोर्स रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के अंदर हम अच्छा कैसे करने पाए, जो हमारी पूरी तैयारी उसको हम एग्जाम के अंदर कैसे उसको सामने लेके आए। तो देखो, एग्जाम से 1 दिन पहले ये सारा मानसिकता का खेल है, सारा मानसिकता का खेल है। मानसिकता हमारी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस आई रहेगा, हम 100% देके आएंगे। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आज तक मैंने कभी लोड लेके कभी पेपर दिया ही नहीं, और हमेशा जितनी तैयारी, लोग तो कहते हैं कि हमारी तैयारी के अनुसार पेपर नहीं होता है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि मेरा तैयारी से कई गुना ज़्यादा अच्छा पेपर होता है। उसका कारण यही है कि मैं बिना लोड लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जिन सिद्धांतों पर मैं चलता हूँ उनका पालन करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और मुझे आज तक मुझे लगातार उस चीज़ में सफलता मिली। तो वही अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, एग्जाम से 1 दिन पहले रात को जब भी सो तब अपना कोर्स कंप्लीट करके सो, रिवाइज करना, क्योंकि इससे हमारी मानसिकता अच्छी बनेगी, और इस मानसिकता के साथ सो कि हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अच्छी नींद लो रात को, सुबह उठो। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगले दिन उठने के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से केवल हम एग्जाम वाले दिन हमें केवल 2 ही चीज़ हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक तो करंट अफेयर्स, क्यों करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जिसके अंदर उस दिन का ताज़ा पड़ा हुआ एग्जाम के अंदर काफ़ी बार काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो उसके अंदर आ जाते हैं, और उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो एक तो हमें एग्जाम वाले दिन सुबह एग्जाम हॉल में जाने से पहले, घर से रवानगी से पहले, नहा धो के तैयार होने से पहले हमें केवल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, और हमें वो चीज़ पढ़नी चाहिए जिनके ऊपर हमारी कमांड थोड़ी सी कम है। अगर हम एग्जाम वाले दिन देख के जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिल जाता है, अगर वो पॉइंट हम देख के जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि जिस दिन एग्जाम होता है ना, जैसे ऊपर से प्रेशर आता है, तो एग्जाम जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे हमारा माइंड और तेज गति से काम करता है, तो हमारी याद करने की जो गति है ना काफ़ी तेज हो जाती है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर फंस जाती है कई बार, जो हमारे पहले से तैयार नहीं हो पा रही है। इस वजह से हमें केवल करंट अफेयर्स प्लस में जो टॉपिक हमें बहुत टफ लग रहा है उस टॉपिक को थोड़ा मोटा मोटा देख के हम जा सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम हॉल के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए निकलने से पहले, ठीक है।
उसके बाद में एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंचने के बाद हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, जैसे हम जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक अलग टाइप का अंदर से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए हमें कि हमारी तैयारी पूरी है। अपने आप अपने मन के अंदर अपने मन से खुद ये कहो कि हमारी तैयारी कंप्लीट है, हमने साल, 1.5 साल, 2 साल हमने कड़ी मेहनत की है और आज उसका 100% हमें एग्जाम हॉल में देना है, हम किसी से कम नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचते हो तो वहां लोगों की भीड़ को देखकर डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। कभी ये मत सोचो कि ये तो अच्छे दिखने के अंदर इनकी पर्सनालिटी शानदार है, इनकी तैयारी तो शानदार होगी, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। केवल एक ही बात सोचनी है, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैंने पूरी मेहनत की है, मैंने कोई कोताही नहीं बरती अपनी तैयारी के अंदर, ईमानदारी के साथ मैंने मेहनत की है, मैं अपना 100% यहाँ पे दूंगा, मेरी तैयारी कंप्लीट है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक है। जब ये बात हो जाएगी उसके बाद में वहां पर लोगों को देख के ये ऐसे डिमोटिवेट मत हो कि सब पढ़ रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, आपने को कोई किताब नहीं खोलनी है, कुछ याद नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये, किताब ही नहीं, अपने को माइंड के अंदर भी कुछ भी तैयारी से संबंधित रिवाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी। अपने को सोचना ही नहीं है कि मुझे कौन सा टॉपिक मेरा था, टॉपिक सिलेबस सब भूल जाओ। केवल एक ही बात मन ही मन में कहो कि मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और आज मैं एग्जाम के अंदर 100% अपना दे के रहूंगा। बस यही बात अपने आप को बोलनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है। अब हम एग्जाम हॉल के अंदर लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या आधा घंटा, जितने टाइम पहले हम एंट्री करें, उसके बाद में हमें वहां पे जाके अपने माइंड के अंदर, देखो मेन बात मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो सार है वो कि माइंड के अंदर घर से चलने के बाद में कुछ भी चीजें सोचना नहीं है, माइंड को फ्री रखना है, उस लड़ाई के लिए फ्री रखना है जो लड़ाई हम 2 घंटे, 2.5 घंटे एग्जाम हॉल के अंदर हमारी होने वाली है। ठीक है। उस लड़ाई से पहले अपने माइंड को पूरी तरीके से तैयार रखो, फ्रेश रखो। जितना फ्रेश माइंड को रखोगे उतना ही एग्जाम हॉल के अंदर 2 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में, सीट पर बैठने के बाद में अपने को कोई भी भारी चीज, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ माइंड को, मन को शांत रखना है, कोई भारी चीज अपने को माइंड के अंदर एक्सेप्ट नहीं करनी है अपनी इंद्रियों के माध्यम से। कानों के अंदर अंगूठे लगा सकते हो, आंखों को बिल्कुल दबा सकते हो। ठीक है। और आराम से शांत चित होके उस अदृश्य शक्ति परमपिता परमात्मा का नाम लेके और अपने उनको याद करो, अपने इष्ट देव को, अपने मन को सांत्वना दो, अपने आप को मोटिवेट करो कि भाई मेरी तैयारी पूरी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, न कुछ भी सुनना है, न किसी से बात करनी है। हमारे बहुत लोगों की हैबिट में होता है कि हम जाके आसपास के जो अपने साथी होते हैं उनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, कैसी तैयारी। कुछ भी बात नहीं करनी है, अपने माइंड को कहीं पर भी अपने माइंड को नहीं लगाना है। ठीक है। एग्जाम हॉल में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है अपने को। अपने को ऐसा लगना है कि एग्जाम हॉल में केवल हम खुद बैठे हैं और कोई भी नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में बीच बीच में आँख खोल के देखते रहो, आपको खुद महसूस होगा एग्जाम शुरू होने से पहले कि बहुत अच्छी फ्रेशनेस आ रही है आपके माइंड में। और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है तो उस टाइम बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ में आप पूरा ध्यान अपने पेपर के ऊपर लगाओ। अब पेपर सोल्व करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल आता है कि हम कौन से पार्ट को पहले सोल्व करें। मेरे हिसाब से आपको वो पार्ट सबसे पहले सोल्व करना चाहिए जिस पार्ट के ऊपर आपकी कमांड है, जो टॉपिक आपके सबसे बढ़िया है, जो पार्ट आपका सबसे बढ़िया है। वो कोई दूसरा नहीं बता सकता, कोई दूसरा आपको समझा के नहीं भेज सकता कि पहले ये सोल्व करो फिर ये सोल्व करो। जो आपको सबसे आसान लगे उसको पहले सोल्व करो। इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि आसान चीज़ को हम पहले सोल्व करते हैं तो इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पर्सन सही होने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है आसान पार्ट के अंदर। तो इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एक थोड़ी स्पीड अच्छी रहेगी, तो इससे प्रेशर नहीं आता कि हमारा पेपर है वो पीछे ज़्यादा बचा हुआ है। अगर हम टफ पार्ट के, अब कई लोग सलाह दे देते हैं कि साइको मेथड वगैरह थोड़े टफ होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सोचने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो वो पार्ट हमें पहले करने चाहिए। मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम टफ पार्ट को पहले करते हैं, पूरा पेपर पीछे पड़ा हुआ है, अगर किसी पर्सन के अंदर हमने 2 मिनट भी ले लिए तो मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि अरे मेरे इतने टाइम के अंदर 5% ही सोल्व हुए हैं, पूरा पेपर पड़ा हुआ है। ये चीज़ें माइंड में आते ही और हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारे सोचने समझने की शक्ति है वो कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कभी सलाह नहीं देता कि आप कठिन पार्ट को पहले करो। ठीक है। आसान पार्ट को पहले करो, कठिन पार्ट जब लास्ट में अपने पास अच्छा टाइम बचता है, और जब हम टफ पार्ट को हम लास्ट में करते हैं तो उसके अंदर हम मेंटली फ्री होके करते हैं। और एक एग्जाम जब हम देते हैं तो जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा माइंड बहुत तेज गति से काम करता है। तो अगर लास्ट में अगर टफ पार्ट को हम सोल्व करेंगे तो हमारा सोचने समझने की शक्ति भी तेज होगी और उस पार्ट को हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एक बात तो ये होगी कौन सा पार्ट पहले करना है। अब पेपर सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए?
बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद में कहते हैं अरे ये प्रश्न तो मैं सही करके आ, ये प्रश्न मैं गलत करके आ गया। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं उनको सब याद आ जाता है। हमें इस चीज़ से बचना है। ये अगर हमने इस गलती के ऊपर काबू पा लिया ना तो ये मानो कि हमारी नैया पार है। देखो हमें पेपर सोल्व कैसे करना है, पार्ट बता दे कौन सा पार्ट पहले करना है, अब कैसे करना है। ऑप्शन को हाथ से दबाकर फिर आप क्वेश्चन को पढ़ो। नंबर एक बात हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ऑप्शन के अंदर मत दे, क्योंकि पर्सन को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले अगर हमने ऑप्शन देख लिया तो वो ऑप्शन है वो हमारे माइंड में जगह बना लेते हैं और उस पर्सन से संबंधित जो चीज़ें हमें याद हैं उनको हम मन के अंदर रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात ऑप्शन के ऊपर हाथ रख के ऑप्शन को दबाकर उसके बाद में हमें पेपर है वो सोल्व करना है, पर्सन को पढ़ना है। पर्सन पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आया दो बार टाइम दो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ये टाइम कम हमारे पास में, पर्सन को पढ़ने में अगर और समझने में अगर आपने अच्छा टाइम दे दिया ना तो आपको उस पर्सन को हल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बात वही आ जाएगी। इसलिए पर्सन को आराम से पढ़ो, ऑप्शन को दबा के। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा से पढ़ो, पर्सन समझ में आया उसके बाद में अपना काम है उस पर्सन से संबंधित हमने क्या बातें याद कर रखी हैं, हमने तैयारी की। केवल 10 सेकंड के लिए एक बार माइंड के अंदर एक बार रिवाइंड कर लो सारी चीज़ें। 10 सेकंड तक रिवाइंड कर ले कि इस टॉपिक से संबंधित हमने बुक के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये फैक्ट पढ़े हुए हैं। उसके बाद फिर अपने हाथ को हटाओ, ऑप्शन को देखो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने ये 15 सेकंड पहले एक्सरसाइज ये कर ली, ऑप्शन देखोगे, अगर आपको वो प्रश्न आता है आपका सीधा आपका ध्यान एक ऑप्शन के ऊपर जाएगा, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, देखो अगर किसी क्वेश्चन में आप उनको क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं है, वो क्वेश्चन तो हम छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हम दो ऑप्शन को अलग कर देते हैं कि ये दो ऑप्शन तो नहीं आ सकते आंसर में, बाकी के बचे दो ऑप्शन, उन दो ऑप्शन के ऊपर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन दो ऑप्शन को पहली नज़र में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान है एक ऑप्शन के ऊपर थोड़ा भारी होता है, दूसरे के ऊपर थोड़ा हल्का होता है। हमारा वेटेज 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 55-45 हो सकता है, लेकिन 50-50 तो कतई नहीं रहेगा। अपने को इसी चीज़ का फायदा उठाना है, दो ऑप्शन अलग करके दो ऑप्शन के ऊपर जब हमारा ध्यान है वो थोड़ा सा एक पर वेटेज ज़्यादा है दूसरे पर थोड़ा कम जाता है, जिस पे ज़्यादा वेटेज है उसके नीचे थोड़ा मोटा गोला बना दो, जिसके ऊपर थोड़ा कम वेटेज है उसके ऊपर थोड़ा सा बारीक गोला बना दो। ठीक है, ये काम सबसे पहले करना है हमें, इस सिस्टमेटिक ढंग से पेपर को सोल्व करना है। उसके बाद में फिर आप 10 से 15 सेकंड उस पर टाइम दो, सोचो। अगर आप 100% श्योर हो जाते हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, तो उसके ऊपर राइट का निशान लगाओ कि ये आंसर हमने किया, क्वेश्चन के ऊपर राइट का निशान लगाओ और उसी टाइम ओएमआर शीट भरो। कभी भी ये गलती मत करना कि पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिए उसके बाद में एक साथ ओएमआर शीट फिल करेंगे। इसका नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मानव स्वभाव है, जब हम किसी पेपर को सोल्व करते हैं, पूरा हमने उसको सोल्व कर लिया, हमने निशान लगा लिया और उसके बाद जब ओएमआर शीट भरने लगते हैं ना तो हम फिर दोबारा से उन पर्सन के आंसर पे हमारा ध्यान जाता है, फिर दोबारा से हम मन के अंदर चिंतन करते हैं कि इस पर्सन का ये उत्तर सही है या गलत है। इसका मतलब हम एक क्वेश्चन के ऊपर दो बार टाइम दे रहे हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट होकर हमारा पेपर सोल्व नहीं होने पाएगा। इसलिए 100% श्योर हो तो उसी टाइम हमें ओएमआर शीट के अंदर जो ऑप्शन है उसको ब्लैंक करना है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो उन दो ऑप्शन के अंदर एक नजर में एक के ऊपर वेटेज ज्यादा एक पे कम, हमने एक के नीचे मोटा गोला एक के नीचे बारीक गोला लगा लिया, लेकिन हम कंफर्म नहीं हुए उसके अंदर कि आंसर क्या आएगा। कोई ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक पहले राउंड के अंदर केवल 100% जो क्वेश्चन हमें आते हैं केवल वही सोल्व करने हैं, हमें बाकी के ऊपर हमें ध्यान ही नहीं देना है। दूसरे राउंड के अंदर आएंगे तो हमें जो क्वेश्चन हमने नहीं किए उनके आगे राइट का निशान नहीं है, क्योंकि जो हमने सोल्व करके ओएमआर शीट में फिल कर दिया उनके आगे तो हमने राइट का निशान लगा दिया। तो हमें इस चीज में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन सा कर दिया कौन सा नहीं कर दिया। जिन क्वेश्चन के ऊपर टिक का निशान नहीं उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और उनके जो दो ऑप्शन हम छांट के गए थे पहले, जिनके नीचे हम मार्क करके गए थे मोटा और बारीक मार्क, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। फिर दोबारा से सोचो उनके बारे में। अगर 100% माइंड में श्योर है कि इसका आंसर ये है तब तो उसके ऊपर राइट का निशान लगाओ, पर्सन के ऊपर राइट का निशान लगाओ और हमारी सीट फिल कर दो, बात खत्म। लेकिन अगर हम उसके अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा समझदारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, फिर जिसके ऊपर हमने मोटा निशान लगा के गए थे उसे ही हमें ऑप्शन, उसे ही आंसर के रूप में हमें चूज करना है। क्यों, अक्सर देखने में आया है कि जब हमारे पास में अपने राजस्थान के एग्जाम ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें टाइम खूब मिलता है, तो जब हम लास्ट में हमें मान लो 20-25 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, कन्फ्यूजन है और टाइम हमारे पास में आधा घंटा पौन घंटा पड़ा हुआ है, तो हम हर पर्सन का पोस्टमार्टम करते हैं, उसको गहराई से जाते हैं। और एग्जाम हॉल में जितनी ज़्यादा गहराई से ऐसे क्वेश्चन में जाएंगे ना, हमारे गलत होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे।
जबकि साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि पहली नज़र में जिस ऑप्शन के ऊपर हमारा वेटेज ज़्यादा गया 100% वही क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप किसी क्वेश्चन में ऐसे के अंदर कंफ्यूज हो तो अपने को बिना समझदारी दिखाए हुए पहली नज़र में जिसके ऊपर ज़्यादा वेटेज गया था उसे ही हमें आंसर के रूप में चूज करके आना है। इससे हमारी गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बात मैं आपको और बताऊं कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को सवाल होता है कि सर पेपर के अंदर कितने % अटेम्प्ट करके हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए। पेपर के स्तर क्या पता बहुत टफ आ जाए या बहुत ईजी आ जाए, तो अपने को प्री माइंड होके अपने को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके पेपर हल करने नहीं बैठना है। मैं तो केवल आपको एक ही सलाह दूंगा कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा % हल करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो। क्यों? क्योंकि हमें अगर हम ये सोचेंगे हम 100% श्योर वाले करके आए तो देखो एक कॉम्पिटिशन एग्जाम है, समझ पर आधारित प्रश्न आते हैं, फिर तो हम 50% क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करने पाएंगे। लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक झटके के अंदर हमारे निकल जाते हैं। बाकी तो 2 ऑप्शन के अंदर हल्का सा कंफ्यूजन तो देखो होता है सभी पर्सन के अंदर। तो अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम स्कोर 50% पेपर अटेम्प्ट नहीं करने पाएंगे। हमें केवल वही पर्सन छोड़ के आने हैं जो पर्सन हमारे बिल्कुल कभी देखे हुए नहीं है, जिनके बारे में हमारी जानकारी शून्य है। और ऐसे पर्सन एक एग्जाम के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छी तैयारी करने वाले बच्चों के सामने नहीं हो सकते। इसलिए केवल वही पर्सन छोड़ के आने हैं 10 से 12-15% जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, बाकी सब हमको सोल्व करके आने हैं। और सोल्व कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया, 2 ऑप्शन में से चूज कैसे करना है। अब कई बार हमारे सामने एक स्थिति और आ जाती है। क्या स्थिति आती है? स्थिति ये आती है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं 8-7, एक कोई पार्ट ऐसा होता है जो हमारा वीक होता है, 8-7 क्वेश्चन हमें लगातार नहीं आ रहे उस पार्ट से संबंधित, तो हमें हमारे सामने ये हो जाता है हम उसको छोड़ के आए या करके आए। और ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे पर्सन को छोड़ के आते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को हमें करके आना चाहिए। देखो रिस्क लाइफ में सही जगह रिस्क उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आंख बंद करके रिस्क उठाओ, लेकिन सही जगह हमें रिस्क उठाना बहुत ही जरूरी है। तो हमें अगर 8 से 7 क्वेश्चन हमें लगातार एक किसी पार्ट में नहीं आ रहे तो हमें उनके अंदर 4-4 की सीरीज, 3-3 की सीरीज या 5-5 की सीरीज के साथ में हमें वो पर्सन सोल्व करके आना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि मन मर्जी किसी में ए ऑप्शन भर दिया, किसी में बी, किसी में सी और किसी में नहीं। हमें 4 ऑप्शन एक ही सीरीज के भरने हैं, चाहे 4C भर दो या 4D भर दो, उसके बाद में 4B भरो। इस प्रकार से हमारा कम से कम हमारा रैंडमली एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस तो बनते ही बनते हैं। किस्मत खराब हुई वो अलग बात, वो दिन ही खराब है आप ये मानो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस बनते हैं। और अगर बाई चांस 2 क्वेश्चन सही हो गए तो उसके अंदर हमको कुछ प्लस ही मिलेगा, कुछ हमारा उसमें माइनस नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और एक बात और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि एग्जाम हॉल के अंदर 2.5 घंटे वो महायुद्ध है हमारी उस तैयारी को रिवाइज करने का जो हमने 1-2 साल की कड़ी मेहनत के अंदर हमने तैयार की है। तो हमें उस टाइम में अपने माइंड को कंसंट्रेट रखना है। पेपर अच्छा हो या पेपर बुरा हो, हमें किसी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। अगर हमारा शुरू के 10-15 क्वेश्चन सही हो गए तो हमें और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, हमें सोचना नहीं है। हम क्या सोचने लग जाते हैं, और इतने में से इतने तो मेरे सही हो गए होंगे, इतना पार्ट से होगा। ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि जो टाइम हमें 1.5 साल की तैयारी को मात्र 2.5 घंटे में 2 घंटे में रिवाइज करने का है, उस टाइम में हम ये बातें सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पेपर खराब हो रहा है तो भी हम सोचने लग जाते हैं कि हमारा पेपर खराब हो, इतने में से इतने हमारे क्वेश्चन इसमें गलत हो गए होंगे। बिल्कुल मत सोचो। अच्छाई और बुराई, अच्छा पेपर हो या बुरा पेपर हो, कैसा भी हो, हमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। केवल एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि इन 2.5 घंटे के अंदर हमें अपनी याद की हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा माइंड के अंदर रिमाइंड करना है। ठीक है, ऐसा करोगे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों फिर भी उसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कभी भी सप्ताह के 7 दिन कभी भी आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर कॉल करके और आप बातचीत कर सकते हो। आपकी सेवा के अंदर मैं हमेशा तत्पर था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। फ़ोन नंबर है वो अपने इसके अंदर नीचे ग्रुप डिस्कशन के अंदर इसके अंदर मिल जाएंगे आपको नीचे। और जो अपना टेलीग्राम है उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। और आज से अपनी शुरुआत है और जल्दी ही अपना रीट SST से संबंधित जो चैप्टर हैं उनका गाइडेंस के रूप में वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखो याद आपको करना है, मैं आपको विद्वान नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरे से जो हेल्प हो सकेगी, याद कैसे करना है, याद करने का तरीका, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रश्न क्या बनते हैं, जो अपने कन्फ्यूजन की चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिंक को शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। जय हिंद, नमस्कार।